बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहम्दिही ताला फिर दोबारा आपकी खिदमत में भैया अल-क़वाइदुल अरबिय्या की क्लास के तहत फ़ेल माज़ी के सबक़ को लेकर हाज़िर हैं। कल फ़ेल माज़ी के सिलसिले में बहुत सारी बातें और उसके सिलसिले में बहुत सारे गोशे आप हज़रात के सामने आ चुके थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में दोबारा फ़ेल माज़ी के सबक़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए फ़ेल माज़ी के सेग़े यानी फ़ेल माज़ी की मुकम्मल गर्दान और उसके तर्जमे के साथ आज हाज़िर हैं। ये देखिए बोर्ड पे लिखा गया है फ़ेल माज़ी मा तर्जमा। दोस्तों, ये जो लफ्ज़ है ये तर्जुमा नहीं है बल्कि ये तर्जमा है। तो इसका तलफ़्फ़ुज़ बच्चों अपने जहन में उतार लें कि इसको कहा जाता है तर्जमा। क्या कहा जाता है? तर्जमा। तो तर्जमे के साथ फ़ेल माज़ी की गर्दान मैं आपके खिदमत में यहाँ पेश की जा रही है। बोर्ड पर तकरीबन फ़ेल माज़ी के पूरे सेग़े लिखे गए, यानी पूरी गर्दान आ चुकी है और उसके साथ साथ फ़ेल माज़ी की गर्दान के हर सेग़े का तर्जमा भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। गोया कि भैया आज हम फ़ेल माज़ी के जो अरबी सेग़े हैं, अरबी सेग़ों के साथ साथ हमारी मतलब अपनी उर्दू ज़ुबान के तर्जमे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये समझना ज़रूरी है कि देखिए फ़ेल माज़ी का इस्तेमाल हो या फ़ेल मुदारे का हो या फ़ेल अम्र का हो या किसी भी फ़ेल का हो, तो अरबी अल्फाज और अरबी सेग़े जो आते हैं तो उनको देखकर हमको उसका तर्जमा मुतय्यन करना और मुक़र्रर करना ज़रूरी होता है। तब कहीं जाकर भाई इन गर्दानों को पढ़ने, समझने और याद करने का फ़ायदा होगा। बाज़ वक्त तलबा व तालिबात बच्चे फ़ेल माज़ी की गर्दान याद कर लेते हैं, फिर उनको भाई एक सांस में 3 मरतबा फ़ेल माज़ी की गर्दान, 4 मरतबा फ़ेल माज़ी की गर्दान याद हो जाती है। फ़ाला से शुरू किए तो फ़ालना तक भाई एक ही सांस में 3 मरतबा गर्दानें करने की भी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा मुस्तहसन इक़दाम है। अच्छी बात है कि फ़ेल माज़ी के पूरे सेग़े बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बच्चों को याद हो जाएं और उनके जहन में पक्के सेग़े बैठ जाएं। लेकिन फ़ेल माज़ी को या किसी भी फ़ेल को याद करने और उसको समझने या उसको बार बार सुनने का फ़ायदा इससे नहीं हो सकता। फिर आखिर ये जो अफ़आल हैं या फ़ेल माज़ी है, अब जैसे चल रहा है फ़ेल माज़ी का सबक़, तो इसको समझने और समझाने, लिखने, पढ़ने, याद करने के सिलसिले में हम कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम लोग मिलके कोशिश क्यों करें भाई? इसको क्यों पढ़ा जाए? फ़ेल माज़ी है, इसको क्यों जाना जाए? फ़ेल माज़ी को क्यों समझा जाए? तो दोस्तों, हर काम का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। भाई एक अक़लमंद इंसान कभी भी बेफ़ायदा काम नहीं कर सकता। जब हम इल्म की दुनिया में फ़ेल माज़ी को जान रहे हैं, फ़ेल माज़ी को पढ़ रहे हैं या मुज़ारे को समझ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा तो मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि ये जो अरबी ग्रामर है, क़वाइद अरबिया, तो क़वाइद अरबिया को समझने, समझाने, याद करने, याद रखने और सुनने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा है कुरान और हदीस, फिर इस्लामी तालीमात से वाक़िफ़ियत। कुरान और हदीस जो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है,
फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भाई अहादीस मुबारका हैं, तो उनको हम समझ सकें, समझ के भाई इस्लाम की हक़ानियत, फिर इस्लाम की अज़मत, फिर कुरान और हदीस की बरकत हासिल करने वाले बने। ये हमारा पढ़ने का फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इस फ़ायदे का ताल्लुक़ सिर्फ दुनिया से नहीं है भाई, आखिरत की हर मंजिल से है। हद से ज़्यादा अज़ीम फ़ायदा भाई इन तालीमात को हासिल करने का, वो आखिरत में ही हमको नज़र आने वाला है और दिखाई देने वाला है और होने वाला है। तो ये जो फ़ेले मादी की गर्दानें हैं, फ़ाला से लेके फ़ालना तक हमने याद कर लिया, फिर उसका तर्जमा भी याद कर लिया। तो उसका फ़ायदा क्या होना चाहिए? उसका फ़ायदा ये होना चाहिए कि हम भाई अरबी ज़ुबान की किसी भी इबारत को पढ़कर भाई उसको अच्छे तरीक़े से समझने वाले बने, और ख़ास तौर पर कुरान और हदीस को भाई अच्छी तरह समझने वाले बने। जैसे मिसाल के तौर पर हम शुरू से लेकर आखिर तक फ़ेले मादी के पूरे सीगों को और गर्दान को मुकम्मल तौर पे याद तो कर लिए, लेकिन याद करने के बाद भाई इनफरादी तौर पर, अलग तौर पर किसी ने बच्चे से कहा, इस बच्चे से पूछा भाई ज़रबतुमा फ़अलतुमा इसका तर्जमा क्या है? तो अगर वो फ़ेले मादी की गर्दान को रटने वाला तालिब इल्म ज़रबतुमा या फ़अलतुमा का तर्जमा नहीं कह रहा है और वो उसका जवाब नहीं दे सकता है, तो फ़ेले मादी की गर्दान को रटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी गर्दान को समझने और रटने और याद करने का फ़ायदा ये है कि जो अरबी का सीगा है उसका उर्दू समझा जाए, और जो उर्दू है तो उसको अरबी में ढालने की सलाहियत पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर भाई अगर आपसे कोई आदमी ये उर्दू में ये कहे कि किया तुम सब मर्दों ने, चलिए भाई इसके लिए सीगा क्या आता है, इसको हम अरबी में कैसे बोले? तो तलबा और तालिबात, आपके अंदर इतनी लियाकत और सलाहियत होनी चाहिए, इतना फ़हम आना चाहिए कि किया तुम सब मर्दों ने ये अगर किसी ने पूछ लिया तो आप डायरेक्ट पूरी सच्चाई के साथ, फिर यकसुई के साथ आप इस नंबर के सीगे तक पहुंचना ज़रूरी है। फ़अलतुम मतलब किसी ने आपसे पूछा किया तुम सब मर्दों ने, या अरबी में कैसे कहें, तो आप झट ये बोलने वाले और जवाब देने वाले बनना ज़रूरी है कि फ़अलतुम है, उसका अरबी फ़अलतुम है। फिर अगर किसी ने ये पूछा फ़अलतुम, तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा सलाहियत, फिर आपके अंदर इतना ज़्यादा फ़हम आना चाहिए, इतने समझे हुए होना चाहिए कि आप फ़ौरी उसका तर्जुमा इस अंदाज से करें, किया तुम सब मर्दों ने। फिर इसी तरीक़े से पूरे सीगों का मामला है। मतलब अरबी सीगे से हम उर्दू तर्जमे तक, जो उसके लेवल का तर्जमा है, उसके बराबर वाला तर्जमा है, हकीकी उसका तर्जमा है, उस तक पहुंचने वाले बने। फिर अगर कोई उर्दू तर्जमा करे तो फिर सही शनाख्त के साथ सीगे तक पहुंचने वाले बने। भाई ऐसा अगर हम इस तरह करें और ये समझें कि फ़ेले मादी की गर्दान पूरी रट ली जाए, फिर उसको याद भी कर लिया गया अच्छे तरीक़े से, जैसे कि हुफ़ाज़ किराम कुरान मजीद को याद करते हैं, तो उस तरीक़े से अगर रट के याद कर लिया जाए, मगर फ़ेले मादी के सीगों की शनाख्त हासिल नहीं हुई, फिर फ़ेले मादी के सीगों में से किसी सीगे के ज़रिए से उर्दू तर्जमे तक हम नहीं पहुँच सके, तो हमारा फ़ेले मादी की गर्दान को या तर्जमे को याद करना कोई ख़ास फ़ायदा लाने वाला नहीं है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि इसका फ़ायदा यह है कि हम सीगों के ज़रिए सीगों को देखकर तर्जमे तक पहुँचे और तर्जमे को देखकर सीगों तक पहुँचे। हमारी रसाई सीगे से तर्जमे तक हो, तर्जमे से सीगे तक हो, बहुत ज़्यादा इसके सिलसिले में मशक़ हो, तो फिर इसका फ़ायदा हमको हासिल होगा, इसका फ़ायदा हमको हासिल होगा। वरना ये ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नहीं है, ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नहीं है। तो इसीलिए ये बोर्ड के ऊपर आज मुकम्मल तौर पे तर्जमे के साथ गर्दान लिख दी गई है। तो इसमें दोस्तों
देखें, फ़अल, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना, ये गर्दानी कल भी लिखी गई थी मगर आज तर्जमे के साथ है। देखिए यहाँ पे ये वाज़े किया जा रहा है कि फ़अला ये फ़ेल मादी का पहले नंबर का सिगा है, पहले नंबर का। तो इसका तर्जमा देखिए क्या है, किया उस भाई एक मर्द ने, किया उस एक मर्द ने, ये उसका तर्जमा है। तर्जमे के ज़रिए से ये बात वाज़े की गई है कि इसके अंदर करने के माना होते हैं, फिर इसके अंदर गायबपन है, हमारी निगाहों से ओझल दूर कोई शख्स है तो उसके बारे में तबसरा करने के लिए ये सिगा इस्तेमाल हो रहा है। फिर ये मुज़क्कर से ताल्लुक़ रखता है, मुअन्नस से नहीं। मुज़क्कर से इसका ताल्लुक़ है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर उजागर कर दिया गया है। आप जैसे सर्फ़ की जो किताब है, इब्तिदाई किताब मिफ्ताहुस सर्फ़, तो उसके अंदर बाज़ाब्ता नक्शे बने हुए होते हैं, तो उन नक्शों के ज़रिए से भी आप अच्छे तरीक़े से समझ सकते हैं। यहाँ पर सरेदस्त ये बताना मकसद है कि फ़अला भाई इसके अंदर का तर्जमा क्या हुआ, किया उस एक मर्द ने। तो इसको हम तर्जमे के एतबार से गायब का तर्जमा करना चाहें तो आसानी के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, किया वो एक मर्द, वो एक मर्द, किए वो दो मर्द, किए वो सब मर्द, ये तर्जमा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कल बात वाज़े हो चुकी थी कि ये जो वो उसने उन्होंने, ये जो तर्जमा है ये गायब का है। किसका है ये? गायब, किसी दूर वाले शख्स के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस वक्त इस्तेमाल किए जाने वाला ये सीगे हैं, इस्तेमाल किए जाने वाले, वो तर्जमा है। तो देखिए इस फ़अला के अंदर, फ़अला के अंदर, फ़अलू के अंदर और अला हादल क़ियास, ये पूरे सीगों के अंदर भाई तीन चीज़ें मफ़क़ूद, तीन चीज़ें पाई जाती हैं। तीन चीज़ें, वो तीन चीज़ों को एक साथ कहने वाले बने, समझने वाले बने और वो तीन चीज़ों के ज़रिए से उस मखसूस सीगे या तर्जुमे की शनाख्त करने वाले बनना ज़रूरी है। क्या तीन चीज़ें पाई जाती हैं? देखिए फ़अला पहले नंबर का सीगा है तो ये वाहिद है भाई, इसकी ये जो पोजीशन है वाहिद है, मतलब एक मर्द के लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो वाहिद है तो इसलिए वाहिद लिख दिया गया। फिर ये वाहिद है तो मुअन्नस नहीं है, औरत के लिए इस्तेमाल होने वाला नहीं है ये लफ्ज़, बल्कि ये मर्द के लिए और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया गया है मुज़क्कर। फिर इसी तरीक़े से इसके अंदर एक और कैफियत है, वो है गायब की, तू तुम मैं हम वाली नहीं है, बल्कि वो उन्होंने उसने, ये तर्जमा इसके अंदर पाया जाता है। तो लिहाजा उसको उजागर किया गया है गायब के लफ्ज़ के ज़रिए। ये मुज़क्कर और गायबपन, मुज़क्कर और गायब की कैफियत तीनों सीगों के अंदर भी पाई जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा ऐसा लंबा डालकर इसको तीनों सीगों का भी इहाता किया गया है। यानी ये तीनों सीगे मुज़क्कर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तीनों सीगे गायब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुज़क्कर गायब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुज़क्कर गायब से। फिर इसके अंदर अलग अलग हर एक की कैफियत है। वो क्या है? ये जो सीगा है पहले नंबर का, ये वाहिद से ताल्लुक़ रखता है, मतलब एक के लिए आता है। फिर ये जो फ़अला का सीगा है तो ये तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है, दो के लिए इस्तेमाल होता है। फिर फ़अलू का जो सीगा है ये दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। दो से ज़्यादा को बताने वाला जो सीगा है, जो लफ्ज़ है, उसको क्या बोलेंगे? जमा। तो जब हम इसके सिलसिले में कुछ याद करने बैठें, समझने बैठें और आपस में कुछ उसका मुज़ाकरा करने बैठें तो इस तरह करें कि फ़अला किया उस एक मर्द ने, यह तर्जमा हो गया। फिर इसकी पोजीशन क्या है? तीन चीज़ें इसके अंदर हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब। तो वाहिद के ज़रिए से तेदाद बताई जा रही है, मुज़क्कर के ज़रिए से जिन्स बताई जा रही है, गायब के ज़रिए से ये बताया जा रहा है कि वो हमारे अपने सामने नहीं है, बल्कि वो दूर के बारे में बात हो रही है, दूर शख्स के बारे में, गायब जो हमारी निगाहों से ओझल शख्स है उसके बारे में तफसीरा हो रहा। तो ये देखिए फ़अला किया उस एक मर्द ने, ये उसका तर्जमा होगा मुकम्मल। फिर उसके साथ साथ उसकी पोजीशन देखिए, तीन पोजीशन उसके अंदर है, वाहिद मुज़क्कर गायब। इसी तरीके से फ़अला किया उन दो मर्दों ने,
तो मैंने कल अर्ज़ किया था कि उनका तर्जमा, उन्होंने का तर्जमा, फिर उसने का तर्जमा, वो का तर्जमा, ये सब गायब के सिगों में होता है। तो फ़अला किया उन दो मर्दों ने, तो ये है तस्निया, क्योंकि दो का तर्जमा आ रहा, दो के लिए इस्तेमाल होने वाला है तो उसको तस्निया बोलेंगे। तो ये तस्निया, मुज़क्कर, गायब, ये जो तीन सेगे हैं इसके अंदर सिर्फ तेदाद के एतबार से फ़र्क है। मुज़क्कर और गायब होने में तीनों बराबर, ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है, ये भी गायब है, ये भी गायब है, ये भी गायब है, बल्कि गायब के तो 6 सेगे हैं, फिर आगे आने वाले 3 भी वो भी गायब से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़र्क इतना है कि ये पहले नंबर का सेगा वाहिद यानी एक के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरे नंबर का सेगा 2 के लिए इस्तेमाल होता है, तीसरे नंबर का सेगा 2 से ज़ायद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह हम लोगों को शनाख्त पैदा करना चाहिए। फिर वो हर सेगे की शनाख्त इस तरीक़े से हमारे अंदर आना ज़रूरी है कि जैसे ही उर्दू बोला जाए तो वो सेगे तक हम सही पहुँचे, फिर जब सेगा बोला जाए तो वो उर्दू तर्जमे तक सही पहुँचे, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उसके सिलसिले में। इसी तरीके से दोस्तों ये है फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, ये मुअन्नस के सेगे हैं। फ़अलत किया उसे एक भैया औरत ने, मुअन्नस, ये औरत का तर्जमा मुअन्नस। फ़अलता किया उन दो औरतों ने, फ़अलना किया उन सब औरतों ने। तो इसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक है मुअन्नस, तीनों सेगे मुअन्नस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तीनों सेगे भी मतलब औरत के लिए और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल, लड़की के लिए इस्तेमाल होते हैं, और तीनों का ताल्लुक़ गायब से है, यानी वो, उन्होंने, उसने, इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर ये तर्जमा होता है। फ़अलत किया उसे एक औरत ने, तो एक औरत ने जब हमने कहा तो ये वाहिद हो गया है, तो इसकी कैफियत है वाहिद की। ये दूसरे नंबर का सेगा है तो इसके अंदर कैफियत है तस्निया की, किया उन 2 औरतों ने। मगर ये भी सेगा मुअन्नस का है, ये भी सेगा मुअन्नस का है, फिर ये भी सेगा मुअन्नस का है, और तीनों के तीनों गायब के भी। तो उसके बाद है फ़अलना किया उन सब औरतों ने, उन सब औरतों ने 2 से ज़ायद को बताने के लिए आ रहा है, तो ये जमा का सेगा है। तो यहाँ पे भी दूसरा जो यहाँ पर मजमुआ लिखा गया है इसके अंदर भी वाहिद तस्निया जमा, फिर पहला जो मजमुआ लिखा गया था उसके अंदर भी वाहिद तस्निया जमा, इसमें फ़र्क है। बाकी का ये जो ग्रुप है ये पूरा ग्रुप मुज़क्कर होने में, गायब होने में बराबर है। ये पूरा 3 सेगों का ग्रुप ये भी मुअन्नस होने में और गायब होने में बराबर है। फ़र्क सिर्फ वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा का है। ये हो गया। उसके बाद देखिए फ़अलता किया तू एक मर्द ने, तो ये जो सेगे थे, ये सेगे, तो ये पूरे सेगे गायब से ताल्लुक़ रखते थे, गायब से, यानी वो, उन्होंने, उसने का तर्जमा इसके अंदर पाया जाता था। तो अब यहाँ से जो सेगे शुरू हो रहे हैं वो सेगे हैं हाजिर के। हाजिर के सेगों का मतलब बच्चों इतना जहन में रखना है कि इसके अंदर तू, तुम और आप का तर्जमा होगा। तू, तुम, फिर आप, इस तरह के अगर अल्फाज हम कहना है, सेगे इस्तेमाल करना है, तो उनके लिए भाई इस ग्रुप में, ये इस लाइन में तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही तू, तुम, आप, ये कहीं उर्दू में हमने पढ़ लिया, किसी ने हमसे पूछ लिया, तो हमारी नज़र, हमारी फ़िक्र सीधे सीधे इन सेगों की तरफ जाना है, पहले से ताल्लुक़ नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि तू, तुम, आप आया उस, तो लिहाजा इसका ताल्लुक़ पहले के 6 अल्फाज से और सेगों से नहीं है। भाई अगर पहले के 6 अल्फाज से उसका ताल्लुक़ होता तो वो का तर्जमा होता, उसने का तर्जमा होता, फिर उन्होंने का तर्जमा होता, गायब का तर्जमा होता। तो ये देखिए दोस्तों, फ़अलता किया तू एक मर्द ने, फ़अलतुमा किया तुम 2 मर्दों ने, फ़अलतुम किया तुम सब मर्दों ने। तीनों सेगों का ताल्लुक़ मुज़क्कर से है। क्या है? मुज़क्कर से है। मगर यहाँ पे ये देखिए पहले सेगे का ताल्लुक़ वाहिद से है, किया तू एक मर्द ने, वाहिद। दूसरे सेगे का ताल्लुक़ तस्निया से है, दूसरे सेगे का ताल्लुक़ किससे है भाई? तस्निया है, 2 को बता रहा। फ़अल तुम किया तुम सब मर्दों ने, ये तीसरे सेगे का ताल्लुक़ है जमा से, यानी 2 से ज़ायद को बताने वाला है। हाजिर से अगर हम कलाम है तो वो, अगर वो हाजिर है, सामने है, तो अगर 1 है तो ये सेगा इस्तेमाल होगा, अगर 2 हैं तो ये सेगा इस्तेमाल होगा, फिर अगर वो 2 से ज़ायद हैं तो ये सेगा इस्तेमाल होगा। यहाँ पे भी वही नौयत है, मगर यहाँ ज़रा फ़र्क है। वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा में सब बराबर है।
फिर मुज़क्कर में ये भी तीनों बराबर हैं, इसलिए ये तीनों के साथ मिला के यहाँ मुज़क्कर लिखा जाएगा। मुज़क्कर का लफ्ज़ ये हो गया मुज़क्कर, क्योंकि तीनों सिगों का ताल्लुक़ भी मुज़क्कर से है, मर्द से है। फिर उसके साथ साथ ये ज़रा पहले के 6 सिगों से मुख्तलिफ है। वो चूँकि गायब के सिगे थे तो वहाँ गायब डाल दिया गया था। ये है हाजिर के सिगे, तो इसलिए यहाँ हाजिर का लफ्ज़ लिखा जा रहा है। हाजिर, तू, तुम, भैया आप, तुम दोनों, ये तर्जमा होगा इसके अंदर। फिर उसके साथ साथ ये जो सिगे हैं माँ बाकी और भी ये जो 6 सिगे हैं, तो फ़ालती की किया तू एक औरत ने, फ़ालतुमा किया तुम 2 औरतों ने, फ़ालतुम किया तुम सब औरतों ने, तो ये भी हाजिर के सिगे हैं। हाजिर के सिगे के लिए बिल्कुल आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं। तू, आप, तुम, बस ये जहाँ देखें समझ जाए कि हाजिर की बात है। वो और उसने, उन्होंने, ये जब हमारे सामने सुनाई दे या हम कहीं लिखा हुआ देखें तो समझ जाएं कि ये गायब से ताल्लुक़ रखने वाला है, तो ये हाजिर है। क्योंकि मुअन्नस है, औरत के सिलसिले में गुफ्तगू है, मुअन्नस है, लेकिन तू, तुम ये आ रहा, तो ये हो गया हाजिर। तो इसके अंदर भी 3 फ़र्क हैं। ये है वाहिद, क्या है ये? वाहिद। फिर ये है तस्निया, ये तस्निया है। फिर ये है जमा, जमा, वाहिद तस्निया जमा। यहाँ पे भी है वाहिद तस्निया जमा, इधर भी है 3 के ग्रुप में वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। देखिए ये पूरे सिगों के अंदर वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा का सिलसिला चल रहा है, लेकिन कुछ एतबार से ये अलग अलग है। अब ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, तो यहाँ पे भी ये मुज़क्कर है। फिर इसके बाद ये आएगा मुअन्नस, हाजिर का मुअन्नस, तू, तुम, आप वाले तर्जुमे का मुअन्नस, ये मुअन्नस। फिर ये हाजिर है, ये भी क्योंकि तू, तुम का तर्जुमा है तो हाजिर के सिगे हैं, ये भी मुअन्नस के सिगे। तो उसके बाद आ रहा फ़ालतू, फ़ालना, ये 2 सिगे बाकी रह गए थे। फ़ेल मादी के 14 सिगे, 14 सिगों में से आखिरी नंबर पर 2 सिगे हैं, वो मुतकल्लिम के सिगे कहलाए जाते हैं। इससे पहले अर्ज़ किया गया फ़ालतू, ये जो सिगा है इसके अंदर 2 तर्जमे हैं। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दो जिन्सों के लिए भी एक साथ, 2 जिन्सों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो है किया मैं एक मर्द या एक औरत, किया मैं एक मर्द ने या एक भाई औरत ने, यानी मुअन्नस के लिए भी यही सिगा है, मुज़क्कर के लिए भी यही सिगा है। भाई अगर कोई मर्द, अगर कोई लड़का ये कहता है कि मैं मारा, तो वो यही सिगा इस्तेमाल करेगा, इसी तरीक़े का वो बोलेगा ज़रबतु। फिर अगर कोई औरत वो सिगा इस्तेमाल करी, लड़की इस्तेमाल कर रही है मैं मारी, तो उसके लिए भी सेम यही सिगा इस्तेमाल होगा ज़रबतु, तब्दीली नहीं होगी इसमें। फिर इसी तरीक़े से आखिरी नंबर का सिगा है फ़ालना, ये अलिफ़ के साथ है। बच्चों 2 सिगे आए इस टाइप के, यहाँ देखिए यहाँ पे भी फ़ालना है, यहाँ पे भी फ़ालना है, मगर दोनों में फ़र्क है। यहाँ भाई अलिफ़ के बग़ैर है, यहाँ अलिफ़ के साथ है। तो आखिरी नंबर का जो सिगा है जमा मुतकल्लिम का, तस्निया मुतकल्लिम का, तो इस सिगे के अंदर कल बताया गया कि 4 तर्जमे होते हैं। कितने? 4। अब वो 4 तर्जमे यहाँ दर्ज किए गए हैं। किया हम 2 मर्दों या 2 औरतों ने, यानी हम 2 मर्द किए या हम 2 औरतें किए, ये बोलना है, तो ये नंबर का सिगा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़रबना, समिअना, नसरना, फ़तहना, ऐसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। या और अगर और एक तर्जमा है या हम सब मर्दों ने या हम सब औरतों ने, हम सब के लिए भी यही है, औरतों के लिए यही है सिगा, मर्दों के लिए यही है। मतलब मुज़क्कर, मुअन्नस, तस्निया, जमा, सब के लिए यही सिगा। 4 चीज़ों के लिए एक सिगा आता है, तो लिहाजा इसके अंदर अब ये वाहिद भी है। क्या है ये? वाहिद। ये वाहिद है क्योंकि एक का तर्जमा है इसके अंदर, एक हो तो वो इस्तेमाल कर लेगा। फिर उसके साथ साथ ये मुज़क्कर भी है। क्या है ये? मुज़क्कर, क्योंकि मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है। और एक ये सिगा मुअन्नस भी है। क्या है ये? मुअन्नस। और दूसरी चीज़, चूँकि मैं का तर्जमा है तो इसलिए ये मुतकल्लिम है। क्या है ये? मुतकल्लिम। मुतकल्लिम।
अब इसको तीन तरीके हम ये सारी चीज़ें बोलकर याद करना और समझना ज़रूरी है। जैसे फ़ालतू, इसका तर्जमा क्या किया, मैं एक मर्द या एक भैया औरत ने। अब इसकी पोजीशन क्या है देखिए, वाहिद है, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम, ऐसा भी बोल सकते हैं वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। फिर ये जो सिगा है आखिरी नंबर का फ़अलना, इसके अंदर भी कई हैसियतें हैं। ये तस्निया के लिए भी आता है, ये देखिए तस्निया, फिर ये तस्निया मुज़क्कर के लिए भी आता है, मुअन्नस के लिए भी आता है, फिर ये जमा के लिए भी आता है, फिर जमा में मुज़क्कर के लिए भी आता है, फिर मुअन्नस के लिए भी आता है। और ये चूँकि हम के तर्जमे से ताल्लुक़ रखता है, मैं और हम, मैं का तर्जमे वाला सिगा तो चला गया, ये हम के तर्जमे से, यानी मुतकल्लिम बात करने वाला ख़ुद इस तरीक़े की बात करता है हम कहकर, तो उससे ताल्लुक़ है, इसलिए लिहाजा ये भी मुतकल्लिम है। क्या होगा ये, मुतकल्लिम। तो ये जो फ़ालना है इसका ये तर्जमा है, और इसकी हैसियत क्या क्या है, तस्निया मुज़क्कर मुअन्नस जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम। तो यहाँ तक हम सरसरी तौर पर या मुकम्मल तौर पर पूरी ये गर्दान तर्जमे के साथ यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। मगर हर सिगे की शनाख्त होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, वो बच्चों के जहन में बात अच्छी तरीके से बैठ जाए और उसके बाद उस मश्क करने के लिए ज़रा आसानी पैदा हो जाए। क्या हो जाए, आसानी पैदा हो जाए। दोस्तों, दो इल्म हम यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक इल्म का ताल्लुक़ सर्फ़ से है, एक इल्म का ताल्लुक़ नहू से है। सर्फ़ और नहू ये दोनों मिलकर, जैसा कि मैंने इससे पहले इब्तिदाअन अर्ज़ किया, दोनों मिलकर क़वाइद अरबिया की को मुकम्मल करते हैं, क़वाइद अरबिया बनते हैं। मगर दोनों की कैफियत थोड़ा सा अलग अलग है। जो इल्म नहू है उसके अंदर समझने का ताल्लुक़ ज़्यादा है, जो इल्म सर्फ़ है उसके अंदर याद करने का ताल्लुक़ ज़्यादा है। तो इसका हरगिज़ मनफी मतलब नहीं निकालना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इल्म नहू में हमको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर इल्म सर्फ़ है तो इसके अंदर रटना और याद करना इसका ताल्लुक़ ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा ज़्यादा इल्म सर्फ़, फिर आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा इल्म नहू में। जहन से ज़्यादा ताल्लुक़ है, करीब है ज़्यादा जहन के इल्म नहू, फिर ज़ुबान से ज़्यादा करीब है इल्म सर्फ़। इल्म सर्फ़ में ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फिर इल्म नहू में जहन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मगर दोनों एक दूसरे की जगह तो इस्तेमाल होना ही है। ना बग़ैर समझे के पढ़ सकते हैं, ना पढ़े बग़ैर समझ सकते हैं। तो बहरहाल ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ दोस्तों, अब ये जो सिगे हैं, सिगे मैं आज पूरा मुकम्मल तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना भाई इजमाली तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, करने की कोशिश करूँगा कि देखिए बच्चों, जैसे ही वो, फिर उसने, फिर उन्होंने, भाई उन्होंने, ये उर्दू में हम कहीं पाए या किसी ने हमारे सामने ये कहा, फिर इसके हिसाब से सिगे तक पहुंचना है। तो ये जैसे ही वो, उसने, उन्होंने, ये अगर कहीं हम लिखा हुआ या सुना हुआ पाए, तो ये जो अल्फाज हैं इसके हिसाब से, अभी मैंने अर्ज़ किया था कि इसके हिसाब से हमारा जहन इसको देखते ही ये इब्तिदा के 6 सिगों की तरफ जाना ज़रूरी है। फ़ौरी 6 सिगों में से कोई एक हो सकता है, ये हम समझें। ये जो अल्फाज मैंने अभी लिखा, वो, उसने, उन्होंने, ये गायब को बताते हैं ना।
तो ये तू तुम वाले जो सेगे हैं उनकी तरफ हमारा जहन नहीं जाना। किस तरफ जाना चाहिए भाई? इब्तिदा के 6 सेगों की तरफ के इब्तिदा के 6 सेगों में से कोई होगा। बाद के जो सेगे हैं भैया 8 सेगे मुतकल्लिम और हाजिर के, उसमें से नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर वो उसने उन्होंने का तर्जमा आ गया। जैसे मिसाल के तौर पे देखें बच्चों, अब ये देखिए, ये मैं लिख रहा हूँ मारी वो, भाई एक ये है औरत, मारी वो एक औरत, ये है उर्दू। ये हमने कहीं देख लिया या पढ़ लिया या सुन लिया, किसी ने हमसे पूछा या कोई इम्तिहान ले लिए, मारी वो एक औरत। चलिए भाई, मारी वो एक औरत, इसके लिए अरबी में सेगा कौन से नंबर का आएगा, किस टाइप का आएगा? तो पहले नंबर पर हमारा जहन ये काम करना है, मारी वो एक औरत, तो वो का लफ्ज़ आना इस बात की दलील है कि ये इब्तिदा के 6 सेगों में से कोई एक है। बाद के 8 सेगों में ये नहीं पाया जा सकता। तो हमारे लिए काम आसान हो गया। ये बात तय हो गई कि गायब के 6 सेगों में से कोई सेगा होगा, हाजिर और मुतकल्लिम के सेगों में से नहीं हो सकता। तो अब ये 6 है। अब ये 6 के ग्रुप में हमको तलाश करना है कि कौन सा होगा। तो एक सिलसिलावार मरहलावार अंदाज में हम उस तक पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। किसी चीज़ की तलाश है, किसी शख्स की तलाश है, किसी को पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए एक मरहलावार अंदाज में हमको काम करना पड़ता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो देखिए, मारी वो एक औरत, तो वो के लफ्ज़ से ये बात तय हो गई कि इब्तिदा के 6 अल्फाज में से है, क्योंकि इन्हीं 6 के अंदर वो का तर्जमा होता है, गायब के सेगे यही। फिर उसके बाद ये 6 में से कौन से होंगे? 6 के 2 ग्रुप है। 6 के कितने ग्रुप हैं? 2 हिस्सों में उसको तकसीम किया गया। अब 2 हिस्सों में से कौन से हिस्से से इसका ताल्लुक़ होगा? तो देखिए, मारी वो एक औरत, तो ये औरत का लफ्ज़ बता रहा है कि ये इब्तिदा के 3 सेगों में से नहीं हो सकता ये सेगा, ये जुमला। क्यों? इसलिए कि ये तो मुज़क्कर और मर्द से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो होगा ये दूसरे नंबर पर पाए जाने वाले 3 सेगों में पाया जाएगा। तो अब ये तो नहीं हो सकता, बात तय हो गई। चलिए, बात तय हो गई, अब ख़त्म, इसमें से नहीं हो सकता। तो अब होगा किस में से? ये बाकी के 3 सेगों में से होगा। अच्छा, बाकी के जो 3 सेगे हैं वो तो 3 है ना, 3 में से कौन होगा? और 3 में से कौन होगा? 3 में से भी तो मुकर्रर करना है ना। तो 3 में से कौन होगा वो भी यहाँ पे तय हो रहा है तर्जुमे से। वो है मारी वो औरत। मारी के लफ्ज़ से भी तय हो सकता है, लेकिन एक का लफ्ज़ समझने के लिए, समझाने के लिए बोला जा रहा। तो देखिए, मारी वो एक औरत, तो ये एक का लफ्ज़ आ गया ना। ये जो एक का लफ्ज़ आया, आने से पता चला कि ये एक की बात हो रही है, तस्निया यानी 2 की या 2 से ज़ायद की बात नहीं हो रही है। तो बात के जो 2 सेगे हैं, एक तस्निया का है, एक जमा का है, तो इससे इन 2 सेगों से तो इसका ताल्लुक़ नहीं है। हो न हो ये पहले सेगे से इसका ताल्लुक़ है, वो है फ़ालत। तो देखिए, आप उर्दू को देखते हुए, उस जुमले को थोड़ा थोड़ा परखते हुए, मरहलावार अंदाज में हम यहाँ से निकल कर सीधे मुकम्मल शनाख्त के साथ भाई इस सेगे को हमने गिरफ्तार कर लिया। अब ये सेगा तय हो गया, मुकर्रर हो गया। ये जो सेगा, ये अल्फाज से ही मुकर्रर, उर्दू से ही मुकर्रर हो गया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है बच्चों, जब कोई फ़ालत कहे या फ़ालत के जैसा कोई लफ्ज़ कहे, तो हमको पहुंचना है इस उर्दू पर। मतलब एक औरत मारी मदद की, वो कुछ भी, वो एक औरत मारी मदद की सुनी, उस तक पहुंचना है। तो ये फ़ालस जब कहा जाए तो उर्दू, इस उर्दू तक पहुंचना। फिर जब ऐसी उर्दू बोली जाए तो फ़ालत तक पहुंचना। इस तरीक़े से हम बग़ैर कोई बोर्ड पे लिखी हुई इबारत के और जुमले के ज़हनी तौर पर अचानक, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए भाई, इतनी मुमारसत होनी चाहिए, इतनी मश्क होनी चाहिए
ऐसा जहन में बैठना चाहिए कि फ़ालत कहा जाए तो सीधा ही सीधा तर्जमा खट बोल के मारी वो एक औरत, ये हम कहने वाले बने। मारी वो एक औरत कहा जाए तो उसकी अरबी फौरी फ़ालत की शक्ल में हम बोलने वाले बने। तो इस तरह अगर हम शनाख्त कर लेंगे तो इसको कहा जाता है फ़ेले माजी की गर्दान का फ़ायदा। इस तरीक़े से हमारे अंदर परख ना पैदा हो, खाली रट्टम रट्टी चली जाए, फिर वो भी एक साल तक नहीं, हर क्लास के अंदर, हर जमात के अंदर अगर सिर्फ रटने पे हम इक्तिफ़ा करने वाले बन जाए तो इससे कोई खातिर खा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये है शनाख्त का मतलब, सेगे से उर्दू तक पहुँचना, फिर उर्दू से अरबी के सेगे तक पहुँचना, इसको कहा जाएगा शनाख्त। क्या कहा जाएगा? शनाख्त। तो आज की गुफ्तगू का अहम खुलासा और हिस्सा यह है कि हर गर्दान के हर सेगे की हमको शनाख्त होना, ये इस क्लास और इस इल्म का फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं है। शनाख्त हो जाना बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है? बहुत बड़ी चीज़ है। फिर यहाँ मैं इतना अर्ज़ करने के बाद फिर मज़ीद सेगों के सिलसिले में मज़ीद, ताकि जहन में आप लोगों के बैठे कुछ बातें आज कल भी मैं अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। फिल वक्त यहाँ चूँकि कल एक बहस छेड़ी गई थी भाई, एक बात छेड़ी गई थी, वो थी फ़अला के लफ्ज़ की। ये फ़अला याद होगा आपको, फ़अला, तो इसको मैंने 3 तरीक़े से लिखा था ऐन की हरकत को, फ़अला, फ़अला, फ़इला। यानी कल बताया गया था कि फ़ा कलीमा लाम कलीमा ऐसा है कि इसकी हरकत नहीं बदलती, हमेशा एक सा रहती है, मगर ऐन कलीमा जो है, दरमियान का ऐन कलीमा जो है, इसकी हरकत बदलती। भाई ऐन कलीमे में पाए जाने वाले हर्फ की हरकत कभी पेश वाली होती है, कभी ज़बर वाली होती है, कभी ज़ेर वाली होती है। दरमियान के हर्फ को ज़बर ज़ेर पेश आने की गुंजाइश है। फिर मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि ये हमारे इख्तियार पर नहीं है, हमारी तबीयत पे इसका दारोमदार नहीं है। भाई अरब लोगों ने जिस लफ्ज़ को, जिस सेगे को भाई ऐन कलीमे की जिस हरकत के साथ इस्तेमाल किया, हम पाबंद हैं कि हम भी उसी हरकत के साथ उसको इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करें। अब यहाँ मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, तीनों की मिसालें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये देखिए ऐन कलीमे को ज़बर आने वाली मिसाल वो है, देखिए फ़तहा, ये हो गया फ़तहा। अब फ़ा और लाम कलीमे की हरकत तो एक ही होगी, बात तय हो गई। तो ऐन कलीमे की हरकत तब्दील होगी कभी। तो ये जो ता है ये ऐन कलीमा है ना, कल जो बताया गया था। तो ऐन कलीमे की हरकत क्या है? ज़बर है। इस मिसाल के अंदर ऐन कलीमे को क्या आ रहा है? ज़बर। क्या आ रहा है? बोलिए, ज़बर आ रहा है। तो अब मिसाल होनी चाहिए ऐन कलीमे को ज़ेर वाली, ज़ेर आने की मिसाल। ये देखिए, मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने, समिया। तो देखिए सीन और ऐन, ये तो फ़ा और लाम कलीमा है, तो इसकी हरकत तो वही बरकरार है, ज़बर ज़बर। लेकिन ऐन कलीमा जो मीम है यहाँ पर, उसकी हरकत क्या हो गई? तब्दील हो गई। यहाँ पे ऐन कलीमे को ज़ेर आ गया। क्या आया? बोलिए, ज़ेर आया। ज़ेर की मिसाल हो गई। फिर इसी तरीक़े से ऐन कलीमे को पेश की मिसाल है, ये देखिए करुमा, करुमा। यहाँ पे ऐन कलीमे को क्या आ रहा? पेश। क्या आ रहा? पेश। मगर हर जगह तीनों सेगों में भी फ़ा कलीमा और लाम कलीमे को एक ही हरकत आ रही, फ़ा कलीमा लाम कलीमा, फ़ा कलीमा लाम कलीमा, ज़बर ज़बर। मगर ऐन कलीमे की हरकत बदलती चली जा रही है। तो ऐन कलीमा, मैं यहाँ वही थोड़ा सा भाई अज़राहे मज़ाक़ अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि हमारी जमात, हमारी ये जो क्लास है वो बहुत अच्छी लुत्फ़ वाली क्लास भी बन जाए, आसानी से हम अच्छा हंसी खुशी पढ़ने वाले बने। क्या? हंसी खुशी पढ़ना चाहिए, तालीम हंसी खुशी पढ़ना अब हासिल करना चाहिए। ये देखिए, मैं एक हुस्न इत्तेफ़ाक़ है
ऐसा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आइन कलीमा है ना, क्या है ये आइन कलीमा भाई? आइन ये होगा कलीमा, आइन कलीमा। तो आइन कलीमा बहुत अहम है, क्योंकि उसके ऊपर ज़बर भी आ सकता, ज़ेर भी आ सकता, पेश भी आ सकता। जिसके अंदर कुछ भी हो सकता की कैफियत होती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर नज़र रखी जाती है। क्या रखी जाती है? नज़र। उसको देखना पड़ता है, नज़र रखना पड़ता है कि ये तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में फ़िक्रमंदी भी होना चाहिए, गौर व फिक्र के साथ उसके ऊपर नज़र रखने की बात होती है। ज़्यादातर नज़र इसके ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ा कलीमा और लाम कलीमे पर, मगर आइन कलीमा चूँकि उसकी हरकत तब्दील होने वाली होती है, तो वो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए उसके ऊपर ख़ास ध्यान और नज़र रखना पड़ता है। तो अरबी ज़ुबान के अंदर आँख जो होती है ना, आँख, तो आँख को अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइनुन। क्या कहते हैं बोलिए भाई? ये देखिए आइनुन, इसके माना क्या है? आँख। तो आइन कलीमा ऐसा है कि जिस पर आइन रखना ज़रूरी है, मतलब आँख रखना ज़रूरी है, आँख से देखना, गौर करना ज़रूरी है। ये वो हर्फ है आइन कलीमा जिसके अंदर आइन की यानी आँख से टिकटिकी बांध के देखने की ज़रूरत पड़ती है। उसके ऊपर नज़र रखना पड़ता है कि ये ज़बर वाला है या ज़ेर वाला है या पेश वाला है। ये जो मैंने अभी अर्ज़ किया, इसकी जो अहमियत है, इसकी जो इफ़ादियत और उसका फ़ायदा है, बाद में बहुत ज़्यादा हमको नज़र आने वाला है। फ़िल वक्त इतना याद रखना है। तो आइन कलीमा ज़्यादा मुतालबा करता है कि मेरी तरफ क्या रखी जाए? आँख। क्या रखी जाए भाई? आइन से आइन को देखो। किससे? भाई आइन से, यानी आँख से आइन कलीमे को देखो। तो आइन कलीमे पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्या है? नज़र रखना ज़रूरी है। तो लिहाजा अब एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम हो गया कि आइन कलीमे पे कमा हक़्क़ुहु हम नज़र रखने वाले और आँख लगा के देखने वाले बने। कहाँ ज़बर, कहाँ ज़ेर, कहाँ किस लफ्ज़ पर पेश आ रहा। तो आज की जो हमारी पढ़ाई है या मेरे जो मारूज़ात हैं, मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप जहाँ कहीं हैं खैर व आफ़ियत से होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला इस क्लास में बरकत अता फ़रमाए। फिर हम लोग सब मिलकर जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई में बरकत हो जाए, इसका खातिर खा फ़ायदा दुनिया व आखिरत में हम सबको नज़र आए, फिर फ़ायदा हो। परवरदिगार आलम हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए हम सब के लिए, जो भी इस क्लास में शरीक हो रहे हैं दूर व नज़दीक से, या जो कुछ यहाँ जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो अहबाब, अल्लाह तबारक व तआला इस तालीम की बरकत से हम सब की नजात फ़रमाए, हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हमको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेवरे इल्म से आरास्ता फ़रमाए। भाई इल्म सबसे बड़ी दौलत है। क्या है? इल्म सबसे बड़ी दौलत है। फिर इल्म हासिल करने के लिए सेहत सबसे बड़ी दौलत, सेहत से इल्मियत, फिर इल्म हासिल करने में सहूलत होगी। तो ये हमको चाहिए कि ये सारी बातें हम सब अपने जहन में उतारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग़। क्या ना बेटा।